दोस्तों, पहले सिर्फ जमीन जायदाद और घर मकान के ही बंटवारे होते थे, पर आज समय वो आ गया है जब इन सभी के साथ बच्चे माँ बाप का भी बंटवारा करने लगे हैं। और यही है हमारी आज की कहानी। क्या हुआ मम्मी जी, कुछ चाहिए था आपको? रसोई घर के बर्तनों में झांकती पुष्पा जी से उसकी बहू कविता ने पूछा तो वे हैरान से कहने लगी, बहू, अभी तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया, लेकिन यहाँ तो सभी बर्तन खाली हो चुके हैं। मैं तो रसोई घर में चाय और नाश्ता लेने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ तो कुछ रखा ही नहीं है। हैरान होते हुए पुष्पा जी ने कहा तो कविता बोली, लेकिन माँ जी, आप भूल रही हैं कि आज तो पहली तारीख है, बड़े भैया और भाभी आपको लेने आते ही होंगे, तो मैंने सोचा कि आपका खाना आज वहीं बना होगा, इसलिए मैंने आपका नाश्ता तो बनाया ही नहीं। बहू की बातें सुनकर पुष्पा जी हैरान रह गई और आश्चर्य से बहू को देखने लगी। फिर बेशर्मी की सारे हदें लांघते हुए कविता बोली, इतनी हैरानी से क्या देख रही है माँ जी? आपका हमारे घर में रहने का समय खत्म हो चुका है। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? इतना सुनकर पुष्पा जी बोली, देखो बहू, बड़ी बहू का फ़ोन आया था यह बताने के लिए कि उसे 2-3 दिन के लिए मायके जाना है, तो वह अभी 2-3 दिन के लिए नहीं रख पाएगी। यह सुनकर कविता आग बबूला होते हुए बोली, माँ जी, आपके दोनों बेटों और बहुओं ने मिलकर ही यह तय किया था कि एक एक महीना बारी बारी से हम लोग आपको अपने साथ रखेंगे, और फिर महीने की पहली तारीख को ही ऐसा क्या हो गया जो भाभी को मायके जाना पड़ा? वैसे भी मुझे सब मालूम है, यह सब उनकी चाल है ताकि वह और 2 दिन आपसे छुटकारा पा सके। ठीक है, यदि आप यहाँ 2 दिन ज़्यादा रहेंगी तो आप अगले महीने की 3 तारीख को ही यहाँ पर वापस आएंगी। बड़ी भाभी को भी आपको 2 दिन ज़्यादा रखना पड़ेगा, सपाट शब्दों में कविता ने कहा। इतना सुनते ही पुष्पा जी की आंखें आंसुओं से सराबोर हो गई और अपने पति रविंद्र जी की तस्वीर के सामने जाकर बैठ गई। सुना आपने क्या कहा आपकी छोटी बहू ने? अब मैं इन सब पर बोझ बन गई हूँ। एक दिन ज़्यादा भी मुझे अपने पास रखना नहीं चाहते हैं ये लोग। अगर बड़ा बेटा मुझे लेने नहीं आया तो छोटी बहू ने मुझे नाश्ता देने से भी इनकार कर दिया। इतना सब कुछ सुनने से पहले भगवान ने मुझे अपने पास क्यों नहीं बुला लिया? बोलते बोलते पुष्पा जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और फिर कुछ देर बाद अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, अब मैं उससे खाना नहीं मांगने वाली हूँ। अगर वह खुद से मुझे नाश्ता देगी तो मैं खा लूँगी, नहीं तो भूखे पेट रह जाऊँगी, और मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं है। वैसे भी भूख प्यास तो मर ही चुकी है अब। इतना लाचार तो पुष्पा जी ने स्वयं को अपने पति के जाने के बाद भी महसूस नहीं किया था, जितना वो आज महसूस कर रही थी। अपने बेटों और बहुओं के राज में वे अपने को ठगा सा महसूस कर रही थी। 2 घंटे बाद छोटी बहू ने काम वाली बाई के हाथ खाना भिजवा दिया। वो खाना अब उन्हें किसी भीख से कम नहीं लग रहा था। वह सोचने लगी, इतने जिल्लत भरे खाने से तो भूखे मर जाना शायद ज़्यादा अच्छा है। बैठे बैठे पुष्पा जी बरसों पुरानी बातें याद करने लगी। सोचने लगी कि जब बड़े बेटे के जन्म के 2 वर्षों बाद मेरे छोटे बेटे का जन्म हुआ था तो सब लोग कितनी बधाई दे रहे थे मुझे। सभी कहते थे, तू तो किस्मत लिखवा कर आई है भगवान से। 2-2 बेटों की सेवा पाकर खूब ठाट से कटेगा तुम दोनों का बुढ़ापा। हम लोग अपनी किस्मत पर नाच करते नहीं थकते थे, लेकिन आप क्या गए, मेरी तो ज़िंदगी ही नर्क बन गई। जब तक हम दोनों साथ थे हमारे दोनों बेटे हर बात मानते थे हमारी, और मजाल है कि दोनों बहुओं के मुंह से कोई गलत बात भी निकल जाए। एक एक काम मुझसे पूछकर करती थी, लेकिन आपके जाने की देर थी कि दोनों बेटों और बहुओं ने मुझसे बिना पूछे मेरे खाने पीने और रहने का भी बंटवारा कर दिया। एक बार भी मुझसे बात तक नहीं की कि आखिर मैं क्या चाहती हूँ। अपनी सहूलियत के हिसाब से मेरी रहने और खाने पीने की व्यवस्था कर दी इन लोगों ने। अरे बूढ़ी हो गई तो क्या, हूँ तो इनकी माँ ही। भिखारियों जैसी हालत कर दी है इन लोगों ने मेरी। अपने स्वर्गवासी पति की तस्वीर को निहारते निहारते पुष्पा जी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। रविंद्र जी और पुष्पा ने बहुत संघर्ष करके अपने दोनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया था। उन दोनों ने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं रखी थी। रविंद्र जी की सरकारी नौकरी थी, लेकिन बच्चों की पढ़ाई, स्कूल की फीस और अपने माता पिता की दवाइयों जैसे सारे खर्चे पूरे करने में उनकी पूरे महीने की तनख्वाह चली जाती थी। इसलिए पुष्पा जी घर का काम करने के बाद स्वेटर बुनने का काम करती थी और ऊनी वस्त्र बनाकर दुकानों पर सप्लाई करती थी, जिससे उन्हें कुछ बचत हो जाती थी। लेकिन जब दोनों बेटे बड़े हो गए तो अपनी इज्जत का हवाला देते हुए उन्होंने पुष्पा जी को यह काम करने से मना कर दिया
और पुष्पा जी ने भी बिना किसी विरोध के उनकी बात मान ली। वीरेंद्र जी और पुष्पा जी ने बहुत मेहनत करके यह मकान बनाया और साथ साथ दोनों बेटों को भी अच्छे से अच्छी शिक्षा दी। समय के साथ दोनों की पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई और दोनों अच्छी नौकरी करने लगे। बड़े चाव से रविंद्र जी ने अपने दोनों बेटे मुकेश और राकेश की शादियां की थी। दोनों बेटे और बहुएं उनका पूरा सम्मान किया करते थे। लेकिन कोरोना काल में रविंद्र जी ने अचानक यह दुनिया छोड़कर चल बसे। उसके बाद तो जैसे इस घर को किसी की नज़र ही लग गई। दोनों बेटे जो राम लक्ष्मण की तरह रहा करते थे, लड़ने झगड़ने लगे। इतने अरमानों से रविंद्र जी और पुष्पा ने जो मकान बनाया था, अब वो 2 टुकड़ों में बंट चुका था और 2 अलग अलग घरों में तब्दील हो चुका था। घर के 2 टुकड़े होने के साथ ही पुष्पा जी के दिलों के 1000 टुकड़े हो गए थे। उनके जिस मकान के आगे पीछे 2 गेट हुआ करते थे, उस मकान के बीचों बीच एक दीवार खींच दी गई। आगे का हिस्सा बड़े बेटे के पास और पीछे का हिस्सा छोटे बेटे के पास आ गया। घरों में आने जाने तक के रास्ते भी अलग अलग हो गए। बंटवारा यहीं तक नहीं रुका, दोनों बेटों और बहुओं ने पुष्पा जी से बिना पूछे उनका भी बंटवारा कर दिया और एक एक महीना दोनों ने पुष्पा जी को रखने की बारी बांध ली और उन्हें यह फरमान सुना दिया गया कि जिसके पास भी माँ रहेगी, पिताजी की पेंशन भी उस महीने उसी बेटे को मिलेगी। अब तो यह आलम था कि एक दिन भी ऊपर हो जाए तो पुष्पा जी की बहुएं उन्हें दूसरे दिन चाय नाश्ता देने तक को भी तैयार न थी। आज पुष्पा जी बहुत उदास हो चुकी थी। सोचने लगी कि हर महीने जो पेंशन आती है वह सारी की सारी बेटे ले जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं अपने खाने पीने और रहने की कीमत चुका रही हूँ, उसके बावजूद भी भिखारियों की तरह इन लोगों से खाना मांग रही हूँ। किसी ने सच ही कहा है कि माता पिता एक ही घर में रहकर 2 बेटों को पाल लेते हैं, मगर 2 बेटों की शादी के बाद दोनों मिलकर भी अपने माता पिता को पाल नहीं सकते। अब पुष्पा जी बड़े बेटे और बहू के घर आ चुकी थी, लेकिन यहाँ भी उनकी उदासी दूर करने वाला कोई नहीं था। शाम के समय जब पुष्पा जी टहलने के लिए पार्क में गई तो वहाँ उनका महिला मंडल वाला ग्रुप काशी जाने का प्रोग्राम बना रहा था। पुष्पा तुम भी चलो ना हमारे साथ, सरिता जी ने कहा। तो उनकी बात सुनकर पुष्पा जी को ऐसा लगा कि जैसे उनके दिल की बात किसी ने कह दी हो। सोचने लगी कि कुछ समय पहले जब उन्होंने अपने छोटे बेटे के सामने काशी जाने की इच्छा जाहिर की थी तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, ऐसा कहकर उनके छोटे बेटे ने उनकी तीर्थ यात्रा की बात को टाल दिया था। मन महसूस कर उन्होंने जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। लेकिन इस बार जब महिला मंडल का प्रोग्राम बन रहा था तो पुष्पा जी खुद को रोक ना पाई और अपनी सहेलियों से कहने लगी, सरिता, बहुत वर्षों से मेरा भी बहुत मन था कि मैं तीर्थ यात्रा पर जाऊं, लेकिन कभी मौका नहीं मिल पाया। मैं इस बारे में अपने बड़े बेटे मुकेश से बात करके फिर बताऊंगी। जब उन्होंने घर पर आकर अपने बेटे से बात की तो बड़े बेटे से जो जवाब उन्हें मिला, उनकी तो उन्होंने कभी कल्पना तक ना की थी। माँ, कितनी फिजूल खर्ची करती हैं आप, कितना वाहियात आइडिया है आपकी सहेलियों का। इस उम्र में घर पर रहकर भजन कीर्तन करना चाहिए। भगवान तो कण कण में व्याप्त हैं, फिर जगह जगह उन्हें ढूंढने जाने की ज़रूरत क्या है। पुष्पा जी समझ नहीं पा रही थी कि उनके बेटे ने इस तरह का जवाब उन्हें कैसे दे दिया और सोचने लगी कि यही मुकेश होता था जो आए दिन कुछ न कुछ बहाना करके उनसे पैसे मांगता रहता था। लेकिन सब कुछ जानते समझते हुए भी उन्होंने कभी कोई रोक टोक अपने बेटों पर नहीं लगाई थी। और आज जब उन्होंने उनसे कुछ पैसे मांगने चाहे तो वे बिना मतलब के बहाने बना रहे थे। मुकेश की बात का पुष्पा जी ने कोई जवाब नहीं दिया और चुप करके वहाँ से चली गई। अगले दिन सुबह जब पुष्पा जी मंदिर गई तो उनकी सहेली सरिता भी मंदिर आई हुई थी। पुष्पा जी को देखकर बोली, अरे पुष्पा, तू चल रही है ना हम सबके साथ काशी। इस पर पुष्पा जी थोड़ी सकपका गई और फिर अपनी उदासी को छुपाते हुए एक फीकी सी मुस्कान के साथ कहने लगी, अरे नहीं सरिता, इस बार कुछ ज़रूरी काम आ गया है और फिर बेटे बहू का कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम है तो मैं नहीं जा पाऊंगी। अगली बार पक्का चलूंगी। अरे पुष्पा, तेरा तो हर बार का कोई ना कोई बहाना रहता है। कभी बेटे बहू ने कहीं जाना है तो कभी मेहमानों ने आना है। साफ साफ क्यों नहीं बता देती कि हमारे साथ घूमना तुम्हें पसंद नहीं है। अपनी सहेली की यह बात सुनकर पुष्पा जी उदास हो गई और ना चाहते हुए भी उन्हें अपनी मजबूरी कह सुनाई। फिर उदास भाव से बोली, सारी सहेलियां सोचती हैं कि मैं बहाने मारती हूँ, सबके साथ जाना नहीं चाहती। अब उन्हें कौन समझाए कि मेरा भी मन होता है, मेरी भी इच्छाएं हैं।
अब तो मैं यह सोचती हूँ कि क्या इस जन्म में मेरी यह ख्वाहिश पूरी भी हो पाएगी या नहीं। सरिता, तुम बड़ी खुश नसीब हो जो तुम्हारा बेटा तुम्हें तीर्थ यात्रा जाने के लिए पैसे दे देता है। मैं तो अपने बेटों से किसी चीज़ के लिए पैसे मांगूं तो उल्टा मुझे ही दो चार बातें सुना देते हैं। अब तो अपने ही बेटों के सामने कोई इच्छा जाहिर करते हुए ऐसा लगता है जैसे मैं कोई भीख मांग रही हूँ। पुष्पा, बेटे बहू के मामले में मेरा भी नसीब तुम्हारी तरह है। पहले मुझे भी छोटे मोटे खर्चों के लिए बहू बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन फिर मुझे लगने लगा कि जब तक मैं अपनी जिम्मेदारियों को उठा सकती हूँ, मैं अपने बेटों पर निर्भर क्यों रहूँ, अपनी ख्वाहिशों के लिए उनसे भी क्यों मांगूँ। और आज देखो, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। अपनी सहेलियों की बात सुनकर पुष्पा जी बोली, लेकिन तुम कहीं नौकरी तो करती नहीं हो। इस पर सरिता ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, मेरा खाना बनाने का शौक ही मेरे लिए वरदान साबित हुआ। मैंने तो केवल अपने हुनर को पहचान दी है। जब मैंने मोबाइल पर यूट्यूब चलाना सीखा तो मैंने देखा कि मेरी जैसी कितनी ही औरतें अपना यूट्यूब चैनल बनाकर ही अपना हुनर दिखा रही है और पैसे भी कमा रही है। मैंने देखा कि इस उम्र में भी वो अपने पैरों पर खड़ी है। यह देखकर मुझे उनसे बहुत प्रेरणा मिली। मैंने अपने पोते की मदद से अपना अकाउंट बनाया और अपने हुनर को अपने चैनल पर डालने लगी। और देखो, आज मैं आत्मनिर्भर हूँ। बात करते करते सरिता जी की आंखों में गर्व साफ दिख रहा था। उसके बाद उन्होंने कहा, अच्छा अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है, शाम को पार्क में मिलते हैं। सरिता जी की बातें सुनकर पुष्पा जी हैरान रह गई और घर आने के बाद वो सोचने लगी, मैं भी तो दिन भर खाली बैठी रहती हूँ, कुछ करना तो मैं भी चाहती हूँ जिससे इस उम्र में व्यस्त भी रहूँ और आत्मनिर्भर भी। लेकिन मैं जानती हूँ कि इस काम में ना तो मेरा बेटा मेरा साथ देगा और ना ही बहुएं, और बड़ी बहू तो मेरे पोते पोती को मेरे पास तक भटकने नहीं देती। मेरी मदद कौन करेगा। फिर कुछ देर तक वो सोच विचार में बैठी रही। तभी अचानक मन में ख्याल आया कि किस्मत भी तभी साथ देती है जब इंसान कोशिश करता है। तभी कुछ सोचते हुए उनकी आंखों में चमक और होठों पर मुस्कान आ गई। उसी समय अपनी सहेली सरिता को फ़ोन लगाया और थोड़ी ही देर में उससे मिलने पहुंच गई। सहेली के पास बैठते ही बोली, सरिता, तू तो जानती है मैं बरसों पहले ऊन बुनने का काम किया करती थी जिससे मैं कुछ पैसे भी कमा लेती थी, लेकिन बेटों के मना करने पर मैंने वह काम छोड़ दिया था। लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो रहा है। तुम्हें देखकर मुझे यकीन हो गया है कि इंसान चाहे तो किसी भी उम्र में नई शुरुआत कर सकता है। तुमसे मुझे भी प्रेरणा मिली है। मैं भी अपना एक चैनल खोलना चाहती हूँ जिसमें मैं सिलाइयाँ बुनना, स्वेटर के नए नए डिज़ाइन बनाना और क्रोशियाँ चलाना सिखाना चाहती हूँ। मेरे पास उसका अनुभव तो है, लेकिन वीडियो बनाने से संबंधित ज्ञान और उपकरण नहीं है। क्या तुम मेरी इस काम में मदद करोगी। पुष्पा जी की बातें सुनकर सरिता जी मुस्कुराते हुए कहने लगी, अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है। यह काम तो तुम आज से ही शुरू कर सकती हो, बल्कि मैं तो कहती हूँ अभी से ही शुरू कर दो। मेरे पास अच्छी क्वालिटी के मोबाइल से लेकर रिंग लाइट तक सभी उपकरण उपलब्ध हैं। तुम्हारा चैनल खोलने से लेकर वीडियो अपलोड करने तक सारे कामों में मैं तुम्हारी मदद करूँगी। बस फिर क्या था। पुष्पा जी अगले दिन सुबह अपनी सहेली के पास पहुँच गई। थोड़ी देर में ही सरिता जी ने पुष्पा जी के नाम से एक चैनल बना दिया और फिर वीडियो बनाने की तैयारी करने लगी। शुरुआत में कैमरा के सामने आने में उन्हें काफ़ी झिझक हो रही थी, पर सरिता जी उन्हें हिम्मत देती रही, उनका प्रोत्साहन करती रही और किसी तरह एक वीडियो बनकर तैयार हो गया। जैसे तैसे एक वीडियो बनाकर उसे चैनल पर डाल दिया गया। पर जैसा कि सभी के साथ होता है, शुरुआत में उस वीडियो को महज 15 से 20 लोगों ने ही देखा। ये देखकर पुष्पा जी का दिल टूट गया, पर सरिता जी उन्हें समझाती, अरे इस सब में समय लगता है, एकदम से कोई हम तक नहीं पहुंच पाता। अभी लोग हमें जानते नहीं हैं, तभी तो इतने कम लोगों ने वो वीडियो देखा। तुम तो बस अपना कर्म करती जाओ, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। सरिता जी की बात पुष्पा जी को समझ आ गई। अब वह हर रोज़ सरिता जी के पास आती और वीडियो भी बनाती, परंतु बहुत कम लोग ही उन वीडियो को देख रहे थे। इतनी मेहनत करने के बावजूद उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। आखिरकार वह हिम्मत हारकर घर बैठ गई। शायद इसी में भलाई होगी सोचकर जैसे तैसे उन्होंने अपनी नियति को स्वीकार कर लिया। एक सप्ताह गुजर गया। एक दिन सरिता जी का फ़ोन आया और उसने फ़ोन पर जो बात बताई, यह सुनकर पुष्पा जी की खुशी का ठिकाना न रहा।
सरिता जी ने उन्हें बताया कि पुष्पा जी की एक वीडियो वायरल हो चुकी है जिसे 25 लाख से भी ज़्यादा लोग देख चुके हैं। आज पुष्पा जी अपने आप में एक नई ऊर्जा का अनुभव कर रही थी। अब उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा था और उन्होंने फिर से वीडियो बनानी शुरू की और फिर एक के बाद एक वीडियो वायरल होती चली गई। अब तो उन्हें अपना शौक पूरा करने का भी मौका मिल रहा था और अपने हुनर को पहचान देने का भी। 2 महीने के भीतर ही उसके पास अपनी पहली पेमेंट आ गई। अब तक वो वीडियो बनाने से लेकर एडिट करने तक के सारे काम खुद ही करने लगी थी। पहली पेमेंट आते ही सबसे पहले उन्होंने अपने लिए बढ़िया कैमरा, अच्छा सा मोबाइल और कुछ ज़रूरी उपकरण खरीदे। जब यह सामान लेकर वो अपने घर पहुंची और कमरे में रखने लगी तो उनकी बड़ी बहू ज्योति हैरानी भरी नज़रों से कभी उनको तो कभी उनके सामान को देख रही थी। लेकिन पुष्पा जी अपनी बहू की परवाह न करते हुए वीडियो बनाने की तैयारी करने लगी। लेकिन उनकी बहू को सारा माजरा समझते देर न लगी और वो ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगी, अच्छा तो रोज़ सुबह शाम यह घुल खिलाने जाती थी आप? यह सब कुछ करने से पहले आपने हमसे एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा? बड़ी बहू की बातें सुनकर पुष्पा जी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर उन सब बातों को नज़रअंदाज करके अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और वीडियो बनाने लगी। उधर छोटी बहू जब किटी पार्टी में गई तो उसकी सहेलियां उससे कहने लगी, अरे कविता, तेरी सास तो यूट्यूब पर खूब धमाल मचा रही है। कविता को कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा, क्या मतलब? मैं समझी नहीं। अरे ये देख। ऐसा कहकर उसकी सहेलियां कविता को पुष्पा जी की वीडियोस दिखाने लगी। उन वीडियोस को देखकर कविता हैरान रह गई। इतने सब्सक्राइबर देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो तुरंत अपने घर आई और उसने अपने पति के कान भरने शुरू कर दिए। इधर पुष्पा जी आज बहुत खुश थी क्योंकि आज उन्होंने पूरी वीडियो खुद बनाई और एडिट वगैरह करके जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकली, सामने उसके दोनों बेटे और बहुएं उनकी क्लास लेने को तैयार खड़े थे और उन्हें देखते ही वे लोग उन पर बरस पड़े। माँ, यह क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? हमने क्या कमी छोड़ी थी? क्या तुम्हारी बहुएं तुम्हें खाना नहीं देती थी? इस उम्र में तो तुम्हें घर बैठकर भजन सिमरन करना चाहिए और अब तुम यह सब करने चली हो। अपने छोटे बेटे की बातें सुनकर पुष्पा जी कहने लगी कि बेटा, यह सब काम मैं अपने शौक के लिए कर रही हूँ। तुम तो जानते हो कि सिलाइयाँ बुनाइयाँ मेरे बरसों पुराना शौक था और जब मुझे इस शौक को पहचान देने का मौका मिल रहा है तो इसमें गलत ही क्या है? पुष्पा जी की बात सुनकर बड़ी बहू कहने लगी, मुझे तो समझ नहीं आता कि पिताजी के जाने के बाद अब आप यह तमाशा क्यों करने चली हैं? पूरे मोहल्ले में नाक कटवा कर रख दिया आपने हमारी। बड़ी बहू की यह बात कहने की देरी थी कि पुष्पा जी के बड़े बेटे ने उन्हें फरमान सुना दिया, माँ, अगर यह सब तमाशा करना है तो कहीं और जाकर करो। हमारे घर में रहते हुए यह सब काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुष्पा जी जो काफ़ी देर से अपने बेटे और बहुओं की बातें सुनती जा रही थी, यह देखकर हैरान थी कि जिन बहुओं की आपस में कभी बनती नहीं थी, जो एक दूसरे का चेहरा देखने को तैयार तक नहीं थी, आज अपनी सास के खिलाफ एकजुट होकर खड़ी थी। लेकिन अपने बेटों की बातें सुन सुनकर आखिरकार पुष्पा जी के सब्र का बांध टूट गया और फिर उन्होंने चुप रहना उचित नहीं समझा और रो भरी ऊंची आवाज़ में बोली, बस बहुत हो गया, बहुत बोल दिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। अपने बेटों को पाल पोसकर बड़ा करते हुए एक पल भी मुझे यह ख्याल नहीं आया था कि यही बेटे आगे चलकर मेरी यह दुर्गति कर देंगे। तुम्हारे पिताजी क्या गए? तुमने तो अपनी माँ को माँ न समझकर फुटबॉल समझना शुरू कर दिया, जिसे हर महीने की पहली तारीख को किक मारकर अपने घर से निकाल दिया जाता था। 2 वक्त की रोटी भी ऐसे तरसा तरसा कर दी जाती है कि जैसे किसी भिखारी को भीख दी जा रही हो। अपने बेटों को देखते हुए पुष्पा जी बोली, तुम पूछते हो क्या कमी रखी है तुमने? जिसके पास मैं रहती हूँ वहाँ सारी पेंशन दे देती हूँ, लेकिन एक तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए तुमसे कुछ पैसे क्या मांगे? तुमने साफ इनकार कर दिया और ऊपर से 4 बातें भी मुझे ही सुना डाली। यह तो तुमने अच्छा सिला दिया मेरी ममता का। मैं पूछती हूँ कि बूढ़ी हो गई हूँ तो क्या मेरी सारी ख्वाहिशें ख़त्म हो चुकी है? क्या मेरा दिल नहीं करता बाहर निकलने को? लेकिन बेटा, अगर देखा जाए तो कसूर मेरा ही है। जब तुमने मकान के 2 हिस्से किए थे, मुझे उस समय ही चुप नहीं रहना चाहिए था। इस पूरे मकान में 6 कमरे थे, जिसके तुमने 3-3 कमरों के 2 हिस्से कर दिए। मेरे अपने मकान में मेरे लिए कोई जगह नहीं छोड़ी, लेकिन आज मैं इस गलती को सुधारना चाहती हूँ। अब इस मकान में 3 हिस्से होंगे। यह सुनकर छोटे बेटे और बहुए की भौहें तन गई। उनका छोटा बेटा आश्चर्य से बोला, माँ, कुछ सोच समझकर तो बोला कीजिए। तीसरे हिस्से का क्या मतलब? पुष्पा जी बोली,
तीसरा हिस्सा मेरा होगा। अब से मुझे 2 कमरे अलग चाहिए, एक कमरा मेरे रहने के लिए और दूसरा मेरे वीडियो बनाने के लिए। और हाँ, अब से मुझे रसोई भी अलग चाहिए, जहाँ मैं अपने लिए खाना बनाने वाली बाई रखूँगी। तुम लोग मुझे एक दिन भी ऊपर नहीं रख सकते। 1 तारीख हो जाए तो तुमसे अगले दिन का नाश्ता तक नहीं दिया जाता। लेकिन अब बहुत हुआ, अब यह माँ 2 हिस्सों में नहीं बटेगी। अब मैं आत्मनिर्भर हूँ और अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकती हूँ। पुष्पा जी की बातें सुनकर दोनों बहुएं अपने अपने पति पर चिल्लाने लगी। इस मकान के 3 हिस्से हरगिज नहीं होंगे, हमसे सिर्फ 2 कमरों में गुजारा नहीं हो पाएगा। इससे पहले कि दोनों बेटे कुछ बोलते, पुष्पा जी ने कहा, शुक्र मनाओ कि मैं तुमसे मकान का किराया नहीं मांग रही। यदि मेरा फैसला मंजूर हो तो ठीक, नहीं तो तुम अपना अपना इंतज़ाम देख सकते हो। और हाँ, आज के बाद मैं अपने खर्चे स्वयं उठाऊंगी। अब से मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई हस्तक्षेप नहीं चाहिए। पुष्पा जी की बातें सुनकर दोनों बेटे और बहुएं अपना सा मुँह लेकर अवाक खड़े रह गए। वे सब दंग थे कि आखिर उसकी माँ में इतना आत्मविश्वास आया कैसे। परंतु अब तो ना उनके पास सवाल करने का कोई हक था और ना किसी जवाब की उम्मीद। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने बड़े बुजुर्गों के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार करें। हमें चाहिए कि हम उनकी आवाज़ को सुनें और उसकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करें। उनके साथ आदर्श वातावरण बनाएं, जहां उन्हें आत्मनिर्भर और सम्मानित महसूस हो। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।